दोस्तों पिछली वीडियोस में आप लोगों ने पढ़ा नंद वंश के बारे में। अब दोस्तों नंद वंश था वो आपका आता था आपका महाजनपद काल में। अब दोस्तों महाजनपद काल में 3 वंश आए। आपका एक आया हर्यक वंश, ठीक है। उसके बाद आपका आया शिशुनाग वंश, ठीक है। उसके बाद आपका आता है नंद वंश, ठीक है। अब दोस्तों होता क्या है, जो नंद वंश के जो अंतिम राजा थे वो आपके थे घनानंद। अब दोस्तों घनानंद को अंतिम राजा बनाने में बहुत बड़ा हाथ था, वो था मौर्य साम्राज्य को स्थापना करने वाले चंद्रगुप्त मौर्य की। अब दोस्तों घनानंद का अंत कैसे हुआ, इसके पीछे बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। दोस्तों होता क्या है, चाणक्य दोस्तों एक बार होता क्या है कि चाणक्य बाहरी जो शत्रु दूसरे जो विदेशी धरती से दोस्तों आने वाले जो आक्रमणकारी थे उनके बारे में चाणक्य को जानकारी मिल जाती है। और दोस्तों चाणक्य जाते हैं घनानंद जो तत्कालीन राजा थे वहां के नंद वंश के जो राजा थे जिनका कार्यकाल 326 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व तक 4 साल रहा, तो उनके पास जाते हैं। अब दोस्तों अब जानते हैं कि घनानंद के जो फादर थे वो थे महापद्मानंद। इनके पास बहुत पैसा था, इनके पास बहुत संपत्ति थी। दोस्तों उनके जो पैसे थे उनका दुरुपयोग कौन कर रहा था, घनानंद कर रहा था। वो अपनी ऐशो आराम से जिंदगी काट रहा था। तो दोस्तों वहां पर जब चाणक्य कुछ पढ़ी लिखी वाली बात जब करेंगे अनपढ़ राजा के साथ, तो दोस्तों वहां पे आपको पता है क्या होने वाला है। तो दोस्तों वहां पर होता क्या है, चाणक्य का दोस्तों अपमान होता। अपमान कैसे होता है दोस्तों, आप जानते हैं कि बड़े अच्छे एक सिंहासन पर बैठा हुआ था घनानंद। तो दोस्तों वहां पर दोस्तों सीढ़ियां लगी हुई थी, सीढ़ियां नहीं दोस्तों जीने बने हुए थे। हम लोग जो नॉर्मल लैंग्वेज में हम लोग बात करते हैं दोस्तों जीने बने हुए थे, ठीक है। आप दोस्तों देख सकते हैं जीने बने हुए थे। होता क्या है, यहां पर दोस्तों आपका राजा बैठा होता घनानंद। दोस्तों चाणक्य दोस्तों चढ़ के जाते हैं और दोस्तों बताते हैं कि जो बाहर आक्रमणकारी है वह आक्रमणकारी है वो दोस्तों हमारे जो राज्य पे है दोस्तों कब्जा करने वाले। दोस्तों उनकी ये बात सुनकर करता क्या है, उनको एक लात मार देता है, उनका अपमान कर देता है। दोस्तों अलग अलग कहानियां हैं, जो दोस्तों कहानियां जो हम लोगों ने पढ़ी है वो दोस्तों वही यही पढ़ी है कि घनानंद क्या करता है, अपमान कर देता है। दोस्तों होता क्या है, चाणक्य जब गिरते हैं तो दोस्तों गिरते गिरते उनकी एक शिखा खुल जाती है और दोस्तों वहीं से वो क्या करते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं कि वो नंद वंश को खत्म करके ही मानेंगे, ठीक है। अब दोस्तों नंद वंश को खत्म करने में उन्होंने दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य को ट्रेन किया अपनी कुटिल राजनीतिक बुद्धिमानी से, ठीक है। अपनी चतुराई से दोस्तों क्या किया, चंद्रगुप्त मौर्य को चंद्रगुप्त मौर्य बनाया, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य को चंद्रगुप्त मौर्य बनाया और दोस्तों इस प्रकार उन्होंने क्या किया, नंद वंश का खत्म किया या खात्मा किया, ठीक है। और दोस्तों मौर्य साम्राज्य की स्थापना होती है। आज हम लोग इसी साम्राज्य से रिलेटेड, मौर्य साम्राज्य से रिलेटेड हम लोग क्विज पढ़ेंगे। दोस्तों हम लोगों ने 2 वीडियोस बनाई है मौर्य साम्राज्य को लेकर। दोस्तों पहली वीडियोस आप देख रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक की आप सारे क्वेश्चंस इस वीडियो के अंदर देखने को पाएंगे। तो पहला दोस्तों क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है। ए है मौर्य, बी है कुषाण, सी है गुप्त, डी है कर्ण। तो दोस्तों प्राचीनतम राजवंश दोस्तों इन जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें जो प्राचीनतम राजवंश है दोस्तों वो है आपका मौर्य साम्राज्य। अब दोस्तों जो वीडियोस जो लोग हमारे जो स्टूडेंट्स हमारी जो वीडियोस पहले से देख रहे हैं उनको पता होगा हम लोग पीछे से इतिहास को लेकर शुरू कर रहे हैं, यानी कि शुरुआत जहां से इतिहास की हुई है सिंधु घाटी सभ्यता से हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो वहां पर हमको अभी तक कुषाण ना तो मिला है, ना तो गुप्त वंश मिला है, ना कर्ण मिला है। मौर्य साम्राज्य इस प्रकार से प्राचीनतम राजवंश हो जाएगा। इसलिए मैं आपसे बोलता हूं कि इतिहास दोस्तों कड़ियां जोड़ने से बनती है और दोस्तों हमको कड़ी बाई कड़ी ही इतिहास को पढ़ना चाहिए। अब दोस्तों सेकंड क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से वह कौन व्यक्ति है जिसका नाम देवनाम प्रियदर्श था। ए है आपका ऑप्शन मौर्य राजा अशोक, बी है मौर्य राजा चंद्रगुप्त मौर्य, सी है गौतम बुद्ध, डी है आपका भगवान महावीर।
तो दोस्तों जो इसका सही आंसर होगा वो आपका होगा अशोक। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल इसके लिए सही होगा। ठीक है, अब जान लेते हैं थोड़ा सा अशोक के बारे में। दोस्तों आप जैसे अगर आपने नहीं भी पढ़ा होगा दोस्तों, आपने कलिंग युद्ध के बारे में पढ़ा होगा और आप अशोक के बारे में जानते ही होंगे। ठीक है, तो दोस्तों अशोक को दोस्तों दो नाम से बुलाते थे मेनली। एक आपका चंडाशोक, ठीक है, सेकंड आपका हो गया देवनाम प्रियदर्शी। ठीक है, या देवनाम प्रियदर्श भी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड है, अशोक ने तृतीय बौद्ध परिषद कहां बुलाई थी? अब दोस्तों जिनको पता हो दोस्तों, पुरानी वीडियोस में हम लोगों ने डिस्कशन किया है, प्रथम बौद्ध संगीत के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया है। दोस्तों आप बताइएगा प्रथम कहां हुई, द्वितीय कहां हुई? तो दोस्तों थर्ड, दोस्तों ऑप्शन है थर्ड के लिए, तृतीय बौद्ध परिषद कहां बुलाई थी? ए है पाटलिपुत्र, बी है मगध, सी है कलिंग, डी है आपका सारनाथ। तो दोस्तों जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अशोक ने तृतीय बौद्ध परिषद पाटलिपुत्र में बुलाई थी। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है आपका, अशोक के अधीन मौर्य राजतंत्र का सबसे सही वर्णन निम्नलिखित में से कौन सा होगा? ए है प्रबुद्ध स्वेच्छाधारी शासन, बी है केंद्रीकृत आधिपत्य, सी है आपका प्राच्य स्वेच्छाधारी शासन, डी है आपका निर्देशित लोकतंत्र। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा प्रबुद्ध स्वेच्छाधारी शासन। दोस्तों अशोक को कुशल अधिकारी तंत्र के बारे में जाना जाता है, अच्छी संचार व्यवस्था के बारे में जाता है, उसकी शक्तिशाली सेना के बारे में जाना जाता है, उसके शक्तिशाली शासन के लिए जाना जाता है। तो दोस्तों अशोक का जो हम लोग देखते हैं, जो पूरा की पूरी जो शासन नीति देखते हैं वो दोस्तों कैसी थी? प्रबुद्ध स्वेच्छाधारी शासन नीति थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना से आया? ए है बौद्ध परिषद, तीसरी बौद्ध परिषद, बी है आपका कलिंग युद्ध, सी है उसका बौद्ध धर्म को अपनाना, डी है सिलोन को उसका मिशनरी भेजना। तो दोस्तों जिसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, आप जानते होंगे, कलिंग युद्ध। दोस्तों कलिंग युद्ध में लोगों काफी इसने हताहत लोगों को देखा, जिसके बाद इसका जो दोस्तों माइंड था वो डाइवर्ट हो गया, जिसके बाद इसने कोई भी युद्ध नहीं लड़ा और इसने बौद्ध धर्म को अपना लिया। इसने का मतलब अशोक ने। ठीक है, आप लोग ऐसा नहीं लेंगे कि इतने महान राजा को इस तरीके से बुला रहे हैं। ठीक है दोस्तों, आपको बता दें कि कलिंग युद्ध के बाद ही अशोक ने भेरी घोष की नीति को त्याग कर धम्म घोष की नीति को धारण किया था। ठीक है, अब दोस्तों छठा क्वेश्चन है आपका सारनाथ स्तंभ को लेकर। छठा क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सारनाथ स्तंभ पर उत्कीर्ण नहीं है या उभारा नहीं गया है? ए है ककुद वाला सांड, बी है आपका हिरण, सी है आपका हाथी, डी है आपका घोड़ा। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर होगा वो होगा आपका हिरण। दोस्तों सारनाथ स्तंभ पर हमको जो हिरण का चित्र नहीं देखने को मिलता है, यानी कि हिरण को नहीं उभारा गया है। अब दोस्तों मिलती कौन कौन सी चीजें आप समझ जान लीजिए। दोस्तों को हाथी दिखाई पड़ता है, घोड़ा दिखाई पड़ता है, बैल दिखाई पड़ता है, सिंह दिखाई पड़ता है। ठीक है, लेकिन हिरण वहां पर नहीं दिखाई पड़ता। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत था। ए है कनिष्क, बी है सेल्यूकस निकेटर, सी है मेगास्थनीज, डी है आपका जस्टिन। दोस्तों 7वें क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा आपका मेगास्थनीज। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज को यूनानी राजदूत के रूप में भेजा गया था। ठीक है, अब दोस्तों मेगास्थनीज के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों सिकंदर की मृत्यु के बाद दोस्तों उसके जो पूर्वी प्रदेश का जो उत्तराधिकारी दोस्तों उसने बनाया था वो सेल्यूकस निकेटर को बनाया था। अब सेल्यूकस करता क्या है?
सेल्यूकस सिंधु नदी को पार करता हुआ यहां पर चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में आता है और दोस्तों वो चंद्रगुप्त मौर्य से युद्ध करता है जिसमें कि सेल्यूकस पराजित हो जाता है, जिसके बाद दोस्तों दोनों में संधि हो जाती है, या संधि का मतलब होता है दोस्ती हो जाती है। ठीक है, तो दोस्तों होता क्या है, सेल्यूकस मेगास्थनीज नामक दोस्तों एक राजदूत को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजता है, जो कि दोस्तों बहुत दिनों तक पाटलिपुत्र में रहता है और दोस्तों भारत में ही रहकर वो एक बुक को लिखता है जो बहुत ही फेमस बुक है, कई सारे एग्जाम में पूछी जाती है, इंडिका। ठीक है, इंडिका को वो लिखता है। ठीक है, इंडिया से इंडिका मेगास्थनीज लिखता है। ठीक है, अब चलते हैं, 8वां क्वेश्चन है आपका, अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी। अब दोस्तों बहुत ही आसान है, समय नहीं गवाएंगे। अर्थशास्त्र की दोस्तों रचना की थी कौटिल्य यानी कि चाणक्य ने। ठीक है, चाणक्य यानी कि विष्णुगुप्त ने। तीनों नाम है इनके, ध्यान रखेंगे आप लोग। ठीक है, अब दोस्तों आपको बता दें कि अगर आप जानना चाहते हो दोस्तों बता दें, जो आपका अर्थशास्त्र है दोस्तों उसमें 6000 श्लोक चाणक्य ने लिखे थे। ठीक है दोस्तों, इसे जो लिखा गया है, जो अर्थशास्त्र है वो दोस्तों किस टॉपिक पर है, आपका राज शासन पे है, यानी मतलब कि शासन कैसे करते हैं इसके बारे में है। ठीक है, राज शासन, मैं थोड़ी सी पतले से ले लेता हूं, राज शासन। ठीक है, अगर पूछा जाता है राज शासन पर लिखा गया सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन सा है, तो दोस्तों अर्थशास्त्र है, जिसको कि कौटिल्य ने लिखा है। ठीक है, 9th क्वेश्चन है आपका, सेल्यूकस निकेटर पराजित किया गया था। दोस्तों हम लोगों ने अभी ऊपर पढ़ा, किसने किया था, जिसको दोस्तों पता हो बताएगा, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है, क्रॉस मतलब कि हरा दिया था। 10th क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश का अंग नहीं था। ठीक है, ए अजातशत्रु, बी है बिंदुसार, सी है चंद्रगुप्त मौर्य, डी इनमें से कोई नहीं, अजातशत्रु था। ठीक है, अजातशत्रु हम लोग जानते हैं बिंबिसार का बेटा था और दोस्तों ये हर्यक वंश का था, ये मौर्य वंश का नहीं था। 11वां क्वेश्चन है आपका, अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्राकृत का प्रयोग किया है। ए है अर्धमगधी, बी है सूरसेनी, सी है मगधी, डी है अडिगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका मगधी या मागधी, बहुत जगह मागधी भी लिखा आपको पड़ जाएगा। ठीक है, मागधी। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका मागधी। ठीक है, अब दोस्तों आपको अशोक के बारे में बता देते हैं। दोस्तों अशोक ने अपने जीवन काल में बहुत से अभिलेखों का निर्माण कराया। दोस्तों उसमें मागधी प्राकृत का उपयोग किया गया है। ठीक है, अब दोस्तों जो इसने अपने बड़े बड़े स्तंभों का दोस्तों जो निर्माण कराया था बड़े पैमाने पर, उस दोस्तों स्तंभों पर कौन कौन सी चीजें मिलती हैं, आपका बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी मिलती है, वहां की संस्कृति के बारे में, वहां की सभ्यता के बारे में, और वहां के दोस्तों बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के बारे में, और दोस्तों राजनीतिक कार्यों के बारे में वहां पर जानकारी मिलती है। वहां का घटनाक्रमों के बारे में जानकारी मिलती है, अशोक की जो बहनें थी उसके बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, और वो कैसे उसका मन बदला उसके बारे में दोस्तों जानकारी मिलती है। ठीक है, 12वां क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था। ए है ह्वेनसांग, बी है मेगास्थनीज, सी है आइसिंग, डी है फाहयान। तो दोस्तों जिसका सही आंसर होगा वो होगा मेगास्थनीज ने। ठीक है, मेगास्थनीज लिखा है। ठीक है, तो मेगास्थनीज ने भारत का सबसे पहला दौरा किया। अब दोस्तों इसके बारे में हमने आपको बताया था कि चंद्रगुप्त और सेल्यूकस के बीच में संधि हुई थी, जिसमें सेल्यूकस ने मेगास्थनीज को अपना दूत बनाकर चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। दोस्तों 13th क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसके द्वारा तृतीय बौद्ध परिषद को संरक्षण प्रदान किया गया था। ए है कनिष्क,
बी है अशोक, सी है महाकश्यप उपालि, डी है आपका सभाकर्णी। तो दोस्तों आपको बता दें, जिस समय तृतीय बौद्ध परिषद हुई उस समय दोस्तों राजा कौन था? अशोक था। यानी कि अब जब राजा अशोक था तो उसके संरक्षण में ही तृतीय बौद्ध परिषद हुई। ठीक है, अब दोस्तों और जान लेते हैं तृतीय बौद्ध परिषद के बारे में। इसके जो पहले जो परिषद हुई, उसके पहले जो संगीति हुई, उसके बारे में हम लोगों ने पुरानी वीडियोस में डिस्कस किया, जिसके बारे में आप देख लेंगे। तो दोस्तों अशोक के काल में तृतीय बौद्ध संगति दोस्तों कहां हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी। कहां हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी। ठीक है, थोड़ा सा इसको मैं पतला मारकर लेके मैं बताता हूं आपको। ठीक है दोस्तों, इसकी जो अध्यक्षता थी वो किसने की थी? मोगालिपुत्र तिष्य या मोगालिपुत्रस भी बोलते हैं। ठीक है, तो मोगालिपुत्र इतना हो गया, अब तिष्य, ठीक है, ये अलग है। तो मोगालिपुत्र तिष्य ने की थी इसकी अध्यक्षता। ठीक है दोस्तों, 14वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह कौन सा व्यक्ति है जिसका नाम देव नाम प्रियदर्शी था? तो दोस्तों हम लोग इसको पहले पढ़ चुके हैं, अशोक था। ठीक है, अशोक था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, निम्नलिखित में से सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? अब दोस्तों जो अशोक ने बहुत बहुत बड़े बड़े जो पत्थर थे जिन पर उसने अभिलेखों को लिखवाया था, उससे ही हमको इसके बारे में जानकारी मिलती है। तो दोस्तों अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया? ए है चंदालिका, बी है चारुलता, सी है गौतमी, डी है आपका करुवाकी। ठीक है, करुवाकी या कारुवाकी, इसका जो दोस्तों सही आंसर होगा वो होगा आपका कारुवाकी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अशोक की दोस्तों पत्नियों में से दूसरी पत्नी आपकी कारुवाकी थी, जिससे कि अशोक बहुत ज्यादा प्रभावित था। दोस्तों कौसंबी में हमें एक स्तंभ लेख मिलता है जिसमें कारुवाकी द्वारा दान दिए जाने का उल्लेख मिलता है। और दोस्तों इस अभिलेख को रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। दोस्तों जो आपकी रानी कारुवाकी थी दोस्तों वो बौद्ध मत को मानने वाली थी, और दोस्तों वे अशोक के परोपकारी कार्यों में उसकी मदद किया करती थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, चंद्रगुप्त मौर्य में से किस विद्या केंद्र से संबंधित था? यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के काल में कौन सा विद्या केंद्र चलता था? तो इसका दोस्तों सही आंसर होगा, हो जाएगा तक्षशिला। हमको चंद्रगुप्त मौर्य के काल में तक्षशिला विद्या केंद्र देखने को मिलता है। दोस्तों अगर अभी के समय से गणना करें कि तक्षशिला कहां पर था, तो दोस्तों ये दोस्तों वर्तमान का जो दोस्तों पाकिस्तान है उसके रावलपिंडी जिले में ये स्थित था। ठीक है दोस्तों, आप लोगों ने तक्षशिला का नाम बहुत बार सुना होगा। ठीक है दोस्तों, ये शिक्षा केंद्र के कारण बहुत ही फेमस था। ठीक है, अब आपको बता देते हैं कौन कौन से लोगों ने यहां से पढ़ाई की। तो कौशल के राजा प्रसेनजित ने यहीं से पढ़ाई करी थी। ठीक है, पढ़ाई की थी मतलब शिक्षा ग्रहण की थी, मेरा सेंस ये है। ठीक है, मगध का जो राजवैद्य था जीवक, जिसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो कि गौतम बुद्ध की सेवा के लिए गया था जीवक, उसने भी यहीं से शिक्षा ग्रहण की थी। जो आपके चाणक्य थे उन्होंने भी यहीं से शिक्षा ग्रहण करी थी। और जो आपके बौद्ध विद्वान जिन आप लोगों ने नाम सुना होगा, एक थे वसुबंधु। ठीक है, उन्होंने भी यहीं से शिक्षा ग्रहण की थी। और दोस्तों साथ ही आपके साथ एक और फैक्ट जोड़ देते हैं, जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उन्होंने सैनिक शिक्षा के बारे में जानकारी या सैनिक शिक्षा यहीं से ग्रहण करी थी। ठीक है, अब दोस्तों चाणक्य पहले तो यहां पर क्या बने, पहले तो यहां पर उन्होंने पहले तो शिक्षा ग्रहण करी, फिर दोस्तों चाणक्य यहीं पर क्या बन गए थे, आचार्य बन गए थे। ठीक है, अब दोस्तों चाणक्य क्या थे, वो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। ठीक है, या मंत्री थे। ठीक है, आप ये कह सकते हैं। 17वां क्वेश्चन है आपका, यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला? अब दोस्तों इसके बारे में तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं, यूनानियों को बाहर कौन निकालेगा? चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है, कैसे निकाला था आप जानते हैं कि उन्होंने सेल्यूकस को हराकर यूनानियों को बाहर का रास्ता दिखाया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है आपका,
कलिंग युद्ध किस वर्ष में हुआ था? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 261 ईसा पूर्व में, ठीक है, बीसी में हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, प्राचीन भारत का प्रसिद्ध शासक कौन था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था? ए है आपका समुद्रगुप्त, बी है बिंदुसार, सी है चंद्रगुप्त, डी है आपका अशोक। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा वो होगा चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया था, ठीक है। दोस्तों जैन धर्म इन्होंने अपना लिया किसके द्वारा? यानी कि इनका कोई धर्म गुरु भी होगा। तो दोस्तों इनका जो धर्म गुरु था वो था भद्रबाहु। मैं आपको लिख के बता दे रहा हूं, भद्रबाहु, ठीक है। दोस्तों भद्रबाहु से शिष्यता लेकर इन्होंने जैन धर्म को अपनाया, ठीक है। अब दोस्तों आपको एक और इनके बारे में एक चीज बता देते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। दोस्तों हुआ क्या कि जब अपना शासनकाल देख रहे थे चंद्रगुप्त मौर्य, तो जिनके लास्ट के जो 12 साल थे, जिनके शासनकाल के लास्ट के जो अंतिम 12 साल थे दोस्तों, उस समय क्या पड़ा? अकाल पड़ गया, ठीक है। बहुत भीषण अकाल चला 12 साल, ठीक है। अब दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य को लगा कि भाई मैं अकाल की जो स्थिति है उससे मैं निपट नहीं पा रहा हूं, ठीक है। तो दोस्तों इससे वो निराश हुए। उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपने पुत्र को सिंहासन त्याग कर, उनका पुत्र कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य का जो पुत्र था वो था बिंदुसार, ठीक है। बिंदुसार को सिंहासन त्याग कर वो कहां चले गए? भद्रबाहु के साथ श्रवणबेला। दोस्तों मैं आपको साफ लिख के बता देता हूं, श्रवणबेला, ठीक है, श्रवणबेला, ठीक है, जो कि कहां पे है इस समय? वर्तमान समय में मैसूर में है। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, शिवालेखों में किस राजा को देवनाम प्रियदर्शी यानी कि देवताओं का प्रिय कहा गया है? तो दोस्तों जो इसका सही आंसर होगा वो होगा राजा अशोक को, ठीक है। अशोक को देवनाम प्रियदर्शी के नाम से बुलाया गया शिलालेखों में, ठीक है। दोस्तों आशा है आपको आज की वीडियो काफी पसंद आई होगी। अगर दोस्तों आपको ये वाली वीडियो पसंद आई है और आप मौर्य साम्राज्य को पढ़ना चाहते हैं आगे वीडियोस में, दोस्तों इसकी नेक्स्ट वीडियो भी आप देख सकते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर क्वेश्चन नंबर 40 तक है, तो वो भी आप जरूर देखें। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।